रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। डीएनए जैसा कि हमको पता ही चल चुका था, इट फंक्शंस एज ए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। डीएनए से डीएनए का बनना रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और ये कहा जाता है सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो डीएनए का रिप्लिकेशन जब होता है तो वो इंटायर डीएनए मॉलिक्यूल दोबारा बनता है, उसकी कॉपी बनती है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो ट्रांसक्रिप्शन किसी एक पार्ट का, डीएनए के किसी भी पार्ट का होगा जिसको हम जीन कहते हैं, और उस जीन से जो है उसका आरएनए बनेगा। तो ये एक एक्सप्रेशन है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है उसका फर्स्ट स्टेप एक्सप्रेशन है ट्रांसक्रिप्शन, और उसमें एक पार्ट जो है वो जो है एमआरएनए बनाता है, और वही जो है आगे प्रोटीन बनती है, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फंक्शनल यानी फिजिकल अपीयरेंस सामने आता है। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो होती है वो एक सिंपल पार्ट की होती है, जैसे बीडल एंड टॉटम ने जो थ्योरी दी थी वन जीन वन एंजाइम, या लीडरबर्ग ने जो थ्योरी दी थी वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, मीन्स कि डीएनए जो है मोस्ट पार्ट जो है उसका एक्सप्रेस नहीं होता है, यानी उसका ट्रांसक्रिप्शन कभी नहीं होता है। रिप्लिकेशन होगा तो इंटायर डीएनए मॉलिक्यूल का होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो जो फंक्शनल जीन्स हैं यानी जो जीन एक्सप्रेस होते हैं उन्हीं का केवल जो है ट्रांसक्रिप्शन होता है, और वही आगे चल करके प्रोटीन बनाते हैं। तो यानी जो जीन का एक्सप्रेशन होता है वो एक सिंपल प्रोसेस है, और उसमें जो है डीएनए के सारा डीएनए मॉलिक्यूल जो है इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी मोस्ट ऑफ द डीएनए जो है वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता, यानी उसका ना ट्रांसक्रिप्शन होता है ना उसका ट्रांसलेशन होता है। केवल बहुत ही स्मॉल पोर्शन का जो है वो एक्सप्रेशन होता है, यानी वो ट्रांसक्रिप्शन भी होगा उसका प्रोटीन्स भी बनेगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट है। तो सामान्यतः ये देखा गया कि जैसे कोई एंजाइम है, फॉर एग्जाम्पल लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज है, लेकिन यदि हम लैक्टोज नहीं लेते हैं तो ये देखा गया कि लैक्टेज एंजाइम का कंसंट्रेशन वो बहुत कम हो जाता है, इवन कि उसको आप हार्डली डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम लैक्टोज इंजेस्ट करते हैं तो एकाएक उसका जो है वो 10,000 टाइम्स उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इट मीन्स कि कोई ऐसा फैक्टर है जो उस एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। तो इसी को कॉन्सेप्ट के रूप में दिया गया बाय द जैकब एंड मोनार्ड ने जो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया, जिसको हम कहते हैं ओपेरॉन मॉडल। तो ओपेरॉन मॉडल जनरली जो है वो जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन को डिफाइन करता है। तो इट मीन्स कि जो जीन होता है यानी जो एमआरएनए में कन्वर्ट होगा और उससे प्रोटीन बनेगी, उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स। तो स्ट्रक्चरल जीन्स एक्सप्रेस होकर के और वो प्रोटीन बनाएगी। तो स्ट्रक्चरल जीन्स जो है वो कुछ और जीन्स के कंट्रोल में रहती है। तो इसलिए जो है एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसको हम ओपेरॉन कहते हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल जीन्स और उसको रेगुलेट करने वाले ऑपरेटर जीन्स, प्रमोटर जीन्स और रेगुलेटर जीन्स, यानी ये जीन्स जो है उस जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं, यानी उसके ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करते हैं। तो इस मॉडल को जो है हम ओपेरॉन मॉडल कहते हैं। तो ओपेरॉन मॉडल में स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन कुछ जीन्स द्वारा रेगुलेट किया जाता है, और इस पूरी प्रोसेस को हम जो है ओपेरॉन मॉडल कहते हैं। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स में कई जीन्स जो है एक ही ओपेरॉन के अंडर में कंट्रोल होते हैं, यानी वो पॉलीजेनिक होती है, और यूकैरियोटिक सेल्स में केवल एक ही जीन जो है वो कंट्रोल होगा ओपेरॉन मॉडल में।
यानी ओपेरॉन यूनिट जो है केवल एक सिंगल, वो मोनोजेनिक होता है, यानी वो सिंगल जीन को रेगुलेट करता है। तो ओपेरॉन मॉडल जो दिया गया, इसके कंपोनेंट थे स्ट्रक्चरल जीन्स, स्ट्रक्चरल जीन्स जो एक्सप्रेस होकर के फंक्शनल प्रोटीन को बनाते हैं। इसके अलावा रेगुलेटर, रेगुलेटर जो है ये रिप्रेसर को सिंथेसाइज करता है और रिप्रेसर जा करके ऑपरेटर या प्रोमोटर पर बाइंड करेगा और ये फर्दर ट्रांसक्रिप्शन को जो है वो रोक देगा, यानी स्ट्रक्चरल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। प्रोमोटर सीक्वेंस जो है ये एडजेसेंट होता है स्ट्रक्चरल जीन के सीक्वेंस के, और ये जो है बाइंडिंग साइट है आरएनए पॉलीमरेज का। प्रोमोटर को जो है कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस इसमें होते हैं जिनकी वजह से हम इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और वो सीक्वेंस जो है डेविड प्रिबनो ने खोजा था, तो इसलिए उसको प्रिबनो बॉक्स भी कहते हैं। तो प्रिबनो बॉक्स जो है ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है TAT, यानी TAT ये प्रिबनो बॉक्स है, और ये जो है प्रोमोटर में जो है कंजर्व रूप से ये रहता है, और -10 यानी 10 बेस पेयर अप स्ट्रीम पर ये बेस सीक्वेंस मिलता है, और यही जो है रिकॉग्नाइज होता है आरएनए पॉलीमरेज द्वारा। इसके अलावा यही जो है इनिशिएशन साइट भी है, और ये इसके स्पेसिफिक सीक्वेंस है। इसके अलावा रेगुलेटरी जीन्स, जैसा कि हमने बताया, रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। ऑपरेटर जीन्स जो है ये रिप्रेसर द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं, यानी रिप्रेसर वहीं पर बाइंड करता है। अब कोई जीन्स जो है कैसे रेगुलेट होता है, जैसे रेगुलेटर से रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसाइज हुई और ऑपरेटर पर बाइंड करती है। ऑपरेटर पर जब बाइंड करेगी या प्रोमोटर पर जब बाइंड करेगी तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यानी स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और वो पार्टिकुलर प्रोटीन नहीं बनेगी। लेकिन जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल बताया था कि यदि लैक्टोज हम इंजेस्ट करते हैं तो एकाएक एंजाइम की कंसंट्रेशन 10,000 टाइम बढ़ जाती है। तो इट मीन्स कि लैक्टोज यहां पर एक इंड्यूसर है। तो इंड्यूसर मीन्स कि जो फैक्टर यानी इस रिप्रेसर की एक्टिविटी को खत्म कर दे, यानी रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दे। तो कैसे करता है इंड्यूसर? जैसे रेगुलेटरी जीन से रिप्रेसर की सिंथेसिस हुई तो रिप्रेसर के साथ जो है इंड्यूसर बाइंड कर लेता है। तो रिप्रेसर के साथ जब इंड्यूसर बाइंड करेगा तो रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा और वो ऑपरेटर या प्रोमोटर पर बाइंडिंग की एबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी, यानी वो यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। एमआरएनए बनेगा, उसके बाद पार्टिकुलर प्रोटीन बन जाएगी। तो इंड्यूसर कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन्स भी हो सकता है, तो वो जो है या न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है। तो वो रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा और रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा, यानी रिप्रेसर अपनी एबिलिटी खो देगा ऑन द बाइंडिंग ऑफ द प्रोमोटर एंड ऑपरेटर, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू हो जाएगा। यदि इंड्यूसर नहीं है तो रिप्रेसर सिंथेसाइज होगा, रिप्रेसर ऑपरेटर या प्रोमोटर पर बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक जाएगी। तो इसको हम कहते हैं इंड्यूसिबल सिस्टम ऑफ जीन रेगुलेशन, यानी जीन की एक्टिविटी डिपेंड करती है इंड्यूसर पर। यदि इंड्यूसर है तो रिप्रेसर की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, यानी रिप्रेसर जो है प्रोमोटर पर बाइंड नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरा इसी में आता है रिप्रेसिबल सिस्टम, यानी उसमें क्या होता है कि रिप्रेसर सिंथेसाइज होगा इन द इनएक्टिव फॉर्म, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म होने से प्रोसेस चलती रहेगी, ट्रांसक्रिप्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिप्रेसिबल सिस्टम में क्या होता है, जैसे कोई रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, तो प्रोडक्ट जो है वो आ करके रिप्रेसर के साथ बाइंड कर लेगा और उसको को रिप्रेसर हम कहेंगे, यानी प्रोडक्ट जो है वो रिप्रेसर के साथ बाइंड करके को रिप्रेसर बनाएगा और रिप्रेसर जो है वो तब एक्टिव हो जाएगा और प्रोमोटर पर बाइंड करके इस जीन एक्सप्रेशन को
कंट्रोल कर देगा, यानी ब्लॉक कर देगा। तो मीन्स कि इसको हम कहेंगे रिप्रेसिबल सिस्टम या इंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। जैसा कि हमने देखा फीडबैक इनहिबिशन भी देखते हैं, तो उसमें जो इंड प्रोडक्ट होता है वो जो है एज ए को रिप्रेसर काम करता है और रिप्रेसर के साथ बाइंड करके और अपनी ही सिंथेसिस यानी अपनी ही एंजाइम की सिंथेसिस को रोक देता है। तो इसको हम रिप्रेसिबल सिस्टम कहते हैं। तो इंड्यूसिबल सिस्टम का एग्जाम्पल है लैक ओपेरान, यानी लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म जिसमें ट्रांसस्टाइलेज या परमेज जैसे स्ट्रक्चरल एंजाइम्स जीन्स से जो है ये एंजाइम्स बनते हैं। तो लैक्टोज जो है यहाँ पर इंड्यूसर का काम करता है। लैक्टोज यदि हम इंजेस्ट करते हैं तो ये जाकर के रिप्रेसर से बाइंड करेगा और रिप्रेसर की एबिलिटी को ख़त्म कर देगा, जिससे कि जो है ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू हो जाएगा और एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी लैक्टोज हाइड्रोलिसिस तो वो सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएंगे। रिप्रेसिबल सिस्टम का एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफेन ओपेरान। ट्रिप्टोफेन ओपेरान में क्या होता है, यानी ट्रिप्टोफेन की सिंथेसिस जब होती है और कंसंट्रेशन ट्रिप्टोफेन का बढ़ जाता है तब वो आकर के रिप्रेसर से बाइंड करेगा और इनएक्टिव रिप्रेसर जो है वो एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव रिप्रेसर ऑपरेटर या प्रोमोटर पर बाइंड करके और स्ट्रक्चरल जीन की सिंथेसिस या स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर देगा। तो इस तरह से जो है जीन का रेगुलेशन होता है, यानी इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल सिस्टम द्वारा जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन। तो ये थ्योरी जो है सबसे पहले कॉन्सेप्ट में दिया था जैकब एंड मोनार्ड ने और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया 1965 में इन द मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। तो इस आधार पर पहले ये माना जाता था कि केवल प्रोकैरियोटिक में ये होता है। प्रोकैरियोटिक में कई स्ट्रक्चरल जीन्स एक ही ओपेरान से रेगुलेट होते हैं। यूकैरियोटिक में मोनोजेनिक होता है, एक ही जीन ओपेरान से रेगुलेट होता है। तो ये थ्योरी है फॉर द रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन।